सुल्तनत उस्मानिया का नाम सुनते ही ज़हन में क्या आता है? बड़े बड़े फातेह, अजीम जंगजू, है ना? लेकिन इस अजीम सल्तनत की बुनियाद एक ऐसे शख्स ने रखी थी जो सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक मेमार था। एक ऐसा मेमार जिसका नाम शायद इतना मशहूर ना हो, औरहान गाजी, दूसरे उस्मानी सुल्तान। तो आइए आज ये देखते हैं कि आखिर उन्होंने एक छोटे से कबीले को एक आलमी ताकत बनने की दहलीज पर ला खड़ा कैसे किया। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? एक छोटा सा कबीला एक आलमी ताकत कैसे बन जाता है? देखें, इसका जवाब सिर्फ तलवारों और फतूहात में नहीं मिलता। जवाब छपा है औरहान के विजन में। उनका विजन था कि सिर्फ लूट मार से काम नहीं चलेगा। असल चीज है एक पायदार, एक मजबूत रियासत की तामीर। यहां आपको दो नस्लों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है उरहान के वालिद उस्मान। वो एक रिवायती कबायली सरदार थे, जंगजुओं को इकट्ठा किया, छापा मारा और माले गनीमत ले आए। लेकिन दूसरी तरफ है उरहान। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। वो ये बात समझ गए थे कि सल्तनतें सिर्फ छापों से नहीं बनती, नहीं, वो बनती हैं इदारों से, एक मुनज़्ज़म फौज से और एक मुस्तहकम हुकूमत से। तो औरहान ने शुरुआत कहां से की? उनका पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एक ऐसी जंगी मशीन बनाना जो उनके बड़े बड़े ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सके, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि रज़ाकारों की एक गैर मुनज़्ज़म फौज के बलबूते पर कोई सल्तनत खड़ी नहीं हो सकती। जरा सोचें इस पुराने निज़ाम के बारे में। हर जंग के लिए आपको शुरू से फौज बनानी पड़े। जंग खत्म हुई तो फौज भी घर चली गई। ये निज़ाम छोटे मोटे छापों के लिए तो शायद ठीक था, लेकिन जब आपको शहरों का महीनों तक मुहासरा करना हो या दूर दराज इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखना हो तो ये बिल्कुल नाकाम था। और हान को एक ऐसी फौज चाहिए थी जो हमेशा तैयार रहे और इससे भी बढ़कर हमेशा वफादार रहे। और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया तारीख की सबसे मशहूर और शायद सबसे खौफनाक फौजी इकाइयों में से एक को। नाम था यूनिचेरी। ये आइडिया उनके एक वजीर कारा खलील पाशा ने दिया था। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ सिपाही नहीं थे, नहीं, ये एक बिल्कुल नई समाजी ईजाद थी। उनकी वफादारी किसी कबीले से नहीं थी, किसी खानदान से नहीं, किसी ज़मीन से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की ज़ात से थी। अब ये जो मंतक थी ना, ये बड़ी हैरानकुन थी। कारा खलील पाशा ने कहा कि मफतूहा इलाकों से बच्चों को फौज में भर्ती करना कोई जुल्म नहीं, बल्कि ये तो एक एहसान है। मतलब उनके मुताबिक उन बच्चों को गुलाम बनाकर दरअसल एक बेहतर जिंदगी, अच्छी तालीम और ताकतवर बनने का मौका दिया जा रहा है। अब ये एक बहुत ही मुतनाज़ा सोच थी, लेकिन इतनी ही जहानत से भरी हिकमत अमली भी जिसने आगे चलकर सल्तनत की तकदीर ही बदल दी। देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक पूरा सोचा समझा निज़ाम था। इसका तरीकाकार क्या था? सबसे पहले बेहतरीन बच्चों का इंतखाब करो, फिर उन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन तरबियत दो। उसके बाद उनके जहन में सुल्तान से गैर मशरूत वफादारी का तसव्वुर बिठा दो और आखिर में उन्हें सल्तनत के सबसे बड़े ओहदों पर बिठा दो। नतीजा क्या निकला? एक ऐसी हुक्मरान क्लास तैयार हुई जिसका किसी और ताकतवर खानदान या कबीले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। उनकी पूरी दुनिया सुल्तान से शुरू होती थी और सुल्तान पर ही खत्म। अच्छा, तो अब उरहान के पास अपनी नई इंतहाई वफादार फौज तैयार थी, तो अब वक्त था उसे इस्तेमाल करने का। इनका पहला निशाना था अनातोलिया और मकसद ये था कि वहां अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लिया जाए कि कोई उसे चैलेंज ना कर सके। और उनकी हिकमत अमली किसी शतरंज के खेल की तरह थी। हर चाल बिल्कुल सोची समझी। देखिए, 1326 में बरसा पर कब्जा किया और उसे अपना नया दारुल हुकूमत बनाया। ये था पहला कदम। फिर 1329 में पेलिकानों की जंग में सीधा बाज़ंतीनी शहंशाह को हराया और सबको पैगाम दे दिया कि अब एक नई ताकत मैदान में आ चुकी है। इसके बाद नाइसिया जैसे बड़े शहरों पर कब्जा करके अपनी पोजीशन और मजबूत की और आखिर में 1345 में कुरासी पर कब्जा करके उन्होंने यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे दी। अनातोलिया में तो अपनी ताकत का सिक्का जमा लिया, लेकिन उरहान की नज़रें कहीं और थीं। उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई जो तारीख का रुख बदलने वाली थी। समुंदर के पार, सीधा यूरोप की सरजमीन पर। अक्सर कहा जाता है कि तारीख का रुख बड़ी ताकतों के उभरने से नहीं बल्कि उनके गिरने से बदलता है, और उरहान के लिए सबसे बड़ा मौका उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी बिजंतीनी सल्तनत की अपनी अंदरूनी कमजोरी थी। ये सदियों पुरानी अजीम सल्तनत अब खाना जंगियों की वजह से अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी, अपने ही बोझ तले दब रही थी। औरहान ने इस सानी अफरा तफरी को एक माहिर सियासतदान की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने बाज़ंतीनी तख्त के दावेदारों की लड़ाई में खुद को एक अहम खिलाड़ी बना लिया।
یہاں تک کہ شہنشاہ کی بیٹی سے شادی کر کے شاہی خاندان میں شامل ہو گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بازنطینیوں نے خود اپنی خانہ جنگی میں مدد کے لیے عثمانی فوجوں کو یورپ میں بلایا۔ گویا دشمن خود ہی دروازہ کھول رہا تھا، اور پھر قسمت نے بھی یاوری کی۔ 1354 یہ سال یورپ میں عثمانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کن سال تھا۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے زلزلے نے گلی پلی کے قلعے کی دیواریں گرا دیں۔ اورحان کے بیٹے سلیمان پاشا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ معمولی بات نہیں تھی، اس نے عثمانیوں کو یورپ میں وہ پہلا مستقل ٹھکانہ دے دیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ یہ ایک پل تھا، ایک ایسا پل جس پر چل کر وہ اگلی کئی صدیوں تک بلقان اور اس سے بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آخر میں ہم اورحان کی میراث کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، نہیں، وہ ایک معمار تھے، ایک ایسا ویژنری جس نے ایک چھوٹی سی ریاست کا نقشہ لیا اور اسے ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کے بلو پرنٹ میں بدل دیا۔ اور یہ صرف بعد کے تاریخ کی کتابوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اس دور کے مشہور زمانہ سیاح ابن بطوطہ جب وہاں سے گزرے تو وہ اورحان کی طاقت اور دولت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خود لکھا کہ اورحان ترکمان بادشاہوں میں سب سے عظیم ہے، یعنی اورحان کی عظمت کوئی بعد میں گھڑی گئی کہانی نہیں، بلکہ ان کے اپنے زمانے میں ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیے، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اورحان سے پہلے کیا تھا؟ قبائلی رضاکاروں کی فوج، ان کے بعد ایک پیشہ ور مستقل فوج۔ پہلے چھوٹی سی ریاست تھی، بعد میں شمال مغربی اناطولیا اور یورپ میں ایک مضبوط قدم۔ پہلے قبائلی سرداری تھی، بعد میں باقاعدہ سول اور فوجی ادارے۔ مطلب انہوں نے صرف زمینیں نہیں جیتی، انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اگلے 600 سال تک قائم رہنے والی تھی۔ تو آخری سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اورحان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیا یہ ان کی اپنی ذہانت تھی؟ کیا یہ صرف قسمت تھی؟ یا پھر وہ اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے میں ماہر تھے؟ سچ شاید ان تینوں کا ایک مرکب ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے، اورحان غازی نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی صدیوں کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔